ट्रंप के दौरे के ठीक बाद जिनपिंग के दोस्त पुतिन बीजिंग यात्रा पर पहुंचे। अमेरिका और चीन के बीच कोई बड़ी डील तो नहीं हो सकी, लेकिन अब रूस और चीन के बीच 40 से अधिक समझौते होने की उम्मीद है। खास तौर से ये वो वक्त है जब वॉशिंगटन में ईरान पर हमला करने पर मंथन चल रहा है, जबकि ईरान का समर्थन करने वाले दो देशों यानी रूस और चीन के राष्ट्रपति एक साथ होंगे। माना जा रहा है कि चीन रूस के बीच अब जो डील होगी वो दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व को पूर्ण समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए होगी। शी जिनपिंग और पुतिन की ये मुलाकात एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत मानी जा रही है। 19 से 20 मई तक पुतिन बीजिंग में रहेंगे। पुतिन और जिनपिंग की फिर मुलाकात होगी। दोनों देशों में 40 पॉइंट के समझौते पर बात होगी। रूस और चीन मौजूदा हालात का फायदा उठाएंगे। रूस चीन अर्थव्यवस्था मजबूत करने की डील करेंगे। तेल गैस संकट के बीच रूस को चीन जैसा ग्राहक मिला है, तो वहीं चीन रूस की वजह से तेल संकट में नहीं फंसेगा। अब उम्मीद है कि पुतिन और जिनपिंग एक बहुध्रुवीय दुनिया के गठन पर जोर देंगे। नई तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की भी घोषणा की जा सकती है। अमेरिका को दरकिनार करने के लिए नई नीति बनाई जा सकती है। और अमेरिका की नाकामियों का सिलसिला तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। अगस्त 2021 में अमेरिका की ताकत पर सवाल तब उठे जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो गई। यहां नेटो की सेना भी थी, लेकिन अमेरिका को अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। तालिबानी लड़ाकों के आगे अमेरिकी सेना वापस लौटने पर मजबूर हो गई। इसके बाद फरवरी 2022 में अमेरिका को दूसरा झटका यूक्रेन में लगा। यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन हासिल था, लेकिन रूस ने अमेरिका की परवाह नहीं की। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और अमेरिका कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सका। 2022 में यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका की हालत को देखकर चीन का भी हौसला बढ़ गया और अमेरिका का समर्थन रखने वाला ताइवान घिर गया। ताइवान के करीब चीन का युद्धाभ्यास हुआ। चीन की विशाल सेना ने हर तरफ से ताइवान को घेरने का अभ्यास किया और अमेरिका ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। रूस और चीन का सहयोगी नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका से नहीं डर रहा। अमेरिका की लगातार चेतावनी के बावजूद सबमरीन से मिसाइल का टेस्ट किया गया। उसके बाद से क्रूज मिसाइलों का टेस्ट जारी है। ट्रंप पिछली सरकार को नाकाम बताते थे, लेकिन 2026 में ईरान पर हमला किया गया। 40 दिन तक लगातार हमले के बावजूद ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुका। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने में अमेरिका नाकाम है। अब अमेरिका नेटो से मदद मांग रहा है। काल से पहले अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका हमेशा परमाणु और बड़े युद्ध को टालने की नीति पर रहा। ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद युद्ध को खत्म करवाने को अहमियत दी। ईरान के मोर्चे पर सिर्फ इजराइल अमेरिका के साथ है। इजराइल हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर करता है। इजराइल के ज्यादातर हथियार अमेरिका के ही। यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोप अमेरिका के आगे नहीं झुका। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी यूरोप अमेरिका के सामने डटा रहा। सैन्य खर्च के सवाल पर भी नेटो अमेरिका के सामने नहीं गिड़गिड़ाया। रूस चीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस चीन को कोयला, तेल, गैस की सप्लाई कर रहा है, तो वहीं रूस को चीन से कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे कई तरह के सामानों की आपूर्ति हो रही है। दोनों देशों के बीच पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट पर भी बात होगी। पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट तेजी से बनाने के बाद रूस की गैस सीधे चीन में सप्लाई हो सकेगी। अनुमान है कि रूस हर साल 50 अरब क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई कर सकेगा। साल 2025 में सिप्स के जरिए 26 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक लेन देन हुआ। ये 2020 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है और इसके पीछे भी ईरान है। ईरान अपना तेल भारी डिस्काउंट पर बेच रहा है और पेमेंट युआन में ले रहा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग पर अब सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क का कानून चलेगा। हॉर्मुज के रास्ते होने वाले वैश्विक व्यापार अब ईरान की अनुमति पर ही चलेगा। ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद ने इस पर फाइनल मुहर लगा दी है, जिससे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक और लंदन से लेकर टोक्यो तक के होश उड़ गए हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर एक नए और बेहद खतरनाक संगठन PGSA यानी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के गठन का ऐलान कर दिया है।